ये ना कहें कि कोई पीछे डोरियां हिला रहा है। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू टुनाइट विद फरिया। इंटीरियर मिनिस्टर पर हमला और आपस में एक दूसरे पर इल्जाम तराशी। लेट्स टेक अ लुक एट द हेडलाइंस टुनाइट। वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमला। साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ ने मामला धरने में रकम तकसीम करने से जोड़ दिया। और किस खुशी में बांटा गया था 1,000 रुपया जो है। मुकदमात से फारिग हो जाएं, फिर नैब को देखेंगे, नवाज शरीफ का ऐलान। असगर खान केस पर अमल दरामद का मामला, मियां नवाज शरीफ के लिए एक और मुश्किल खड़ी होने वाली है। अदलिया और फौज के खिलाफ मियां नवाज शरीफ के बयानिए से किसको फायदा होगा, पूछेंगे रहनुमा मुस्लिम लीग नून डॉक्टर आसिफ बाजवा से, रहनुमा तहरीक इंसाफ उस्मान डार से और दिफाई तज्जिया कार जनरल अमजद शुएब से। And a very warm welcome to the show. वजीर दाखिला एहसन इकबाल पर हमला जितना काबिल मुजम्मत है उतना ही बाइसे तशवीश भी है। ये लम्हा फिक्रिया है कि जब मुल्क का वजीर दाखिला ही महफूज नहीं तो फिर और कौन महफूज है। तमाम अपोजिशन रहनुमाओं ने इस हमले की मुजम्मत की है, मगर साबिक वजीर आज़म नवाज शरीफ इस हमले का ताल्लुक भी शायद खलाई मखलूक से ही जोड़ने की कोशिश करे हैं। आज एहतसाब अदालत के बाहर उन्होंने अपनी गुफ्तगू में तहरीक लब्बैक के धरने और उसके शुरुका में रकम तकसीम करने की जानिब इशारा किया। लेट्स वॉच। बहुत अफसोसनाक है ये हमला, और जितना भी इसको कंडेम किया जाए उतना ही कम है, और बहुत ज़्यादती है, जुल्म है, और ये सूरत हाल तशवीशनाक है। ये उसी का नतीजा है जो 1,000 रुपया बांटा गया था धरने में, और धरने के बाद 1,000 रुपया अगर ना बांटा जाता तो शायद आज ये नौबत ना आती। तो मैं जानना चाहता हूँ, बल्कि मैं नहीं, बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि ये 1,000 जो बांटा गया था वो क्यों बांटा गया था, और उसकी क्या मुहर्रिकात थे। क्या ही अच्छा होता कि मियां नवाज शरीफ दूसरों की तरफ उंगली उठाने से पहले अपने दामाद कैप्टन सफदर के इंतहा पसंदाना बयानात की भी मुजम्मत कर देते। थ्रू आउट हमने देखा कि दोहरी पॉलिसी खेली गई PMLN की तरफ से और धरने के लिए कोई एक्शन भी नहीं लिया गया, मगर आज उसी धरने के हवाले से वो ये कह रहे हैं कि कोई चाह रहा है, इनकरेज कर रहा है कि हमला हुआ, जिसके नतीजे में एहसन इकबाल साहब के ऊपर हमला हुआ। हम सब ये भी जानते हैं कि कैप्टन सफदर जो है वो तहरीक लब्बैक की खुलेआम हमायत करते रहे हैं। वो ये भी कहते रहे हैं कि ये धरना ठीक है, ना सिर्फ कि वो दामाद हैं नवाज शरीफ साहब के, बल्कि शौहर भी मरियम नवाज साहिबा के हैं, जिनका बड़ा एक्टिव रोल है सियासत में। नवाज शरीफ साहब का बड़ा क्लोज एयर उनको हासिल है, और साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि वो खुद भी एक MNA हैं, PMLN के एक्टिव मेंबर हैं। सो ये तमाम सिलेक्टिव मेमोरी कैसे हो गई कि आप वो तमाम बातें भूल गए, मगर आपको ये याद है खुद आपकी पार्टी में कितने कितने लोग इसकी सपोर्ट करते रहे, और एक्शन क्या किया था। एहसन इकबाल साहब ने तो कहा कि उनको तो पता ही नहीं है कि ऑपरेशन उन्होंने किया। उस वक्त जो कॉम्पिटेंस और इनकॉम्पिटेंस के सवालात थे उसके बारे में विल एनीबडी आंसर। एक कमेटी बनाई गई थी, उस कमेटी ने क्या नतीजा निकाला हमें आज तक पता नहीं चल सका। जब सेंसिटिव मैटर्स को खुद इनसेंसिटिवली डील करेंगे आप, तो फिर दूसरे के ऊपर कैसे सीधा सीधा इल्जाम लगा दिया, जबकि मरियम नवाज कहती हैं कि ऐसे गोली चलाने वाला सिर्फ एक जरिया है। असल मुजरिम वो लोग हैं जिन्होंने अपने सियासी मकसद के हसूल के लिए इसकी सरपरस्ती की और उसे इस काम के लिए उकसाया। इसके साथ ही नवाज शरीफ न सिर्फ अदलिया और नैब पर अपनी बरहमी का इजहार कर रहे हैं, बल्कि और भी बहुत सारी बातें कह रहे हैं। आज उन्हें जलसा भी किया है झेलम पर, हम उस पर भी बात करेंगे। बट लेट्स come to the इंटीरियर मिनिस्टर फर्स्ट, एंड आई स्टार्ट विद यू जनरल साहब। ये जिस वीडियो का उन्होंने जिक्र क्लिपिंग का कि 1,000 रुपए बांटे गए, उसका एक बैकग्राउंड भी है। धरना जिस तरीके से उठाया गया हम सब जानते हैं। अब लेट्स नॉट हैव सिलेक्टिव मेमोरीज। असल मामला धरना रहा, बहुत अरसे तक रहा,
लोगों को बड़ी तकलीफ हुई, उसके बाद ऑपरेशन हुआ जो बाद में इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं ऑपरेशन कैसे हुआ, लोग मारे गए उसमें। उसके बाद फौज को कहा कि वो आके एक्शन करें लोगों के खिलाफ, फौज ने कहा कि एक्शन हम नहीं करेंगे, अपने लोगों पर हम इनसे बातचीत करेंगे। सो ये तमाम मामलात हुए। नवाज शरीफ साहब आज ही कह रहे हैं कि एहसन इकबाल पर हमला उसी वाकयात की एक कड़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, नवाज शरीफ साहब का बयानिया जो है उसमें दो एलिमेंट बड़े वाजे हैं, झूठ, दर झूठ और लगातार झूठ और मुनाफकत। आपने कैप्टन सफदर का जिक्र किया, इंटेलिजेंस के पास रिपोर्ट्स हैं जहां सफदर साहब खुद जाके उस धरने वालों को पैसा बांटते रहे हैं। ये धरना बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये ख़त्म हो जाता लाहौर में ही अगर शहबाज शरीफ साहब इसको आगे न भेजते, और ये बहुत सारे लोग कहते हैं कि यहाँ पे खाना पहुँचाने में और इन लोगों की पजीराई करने में बाज़ हुकूमती अरकान का पूरा पूरा उसमें हाथ था। अब चीज़ ये है कि जब ये आप इल्ज़ामात दूसरों पे लगाते हैं, असल ज़रूरत इस बात की होती है कि आप अपने गिरबानों में झांकें। ये किस्सा जो ख़त्म नबूवत का 50 साल पहले सेटल हो चुका था, इनसे सवाल करना चाहिए कि भाई आपको क्या ज़रूरत थी, क्या मसला था कि आपने ये मुकदमा दोबारा खोल दिया, जबकि एक तारीख़ इसकी मौजूद है। 1953 में जब मौलाना मौदूदी ने ख़त्म नबूवत की तहरीक चलाई, आप यकीन करें सैकड़ों लोगों ने जानें दी और वो सिलसिला रुक नहीं रहा था। कादियानियों के घर लूटे गए, घरों को आग लगाई गई, इस कदर तबाही और लाहौर में मार्शल लॉ लगाना पड़ा। और मार्शल लॉ लगाने के बावजूद जब लोग कंट्रोल में नहीं आए, तो पाकिस्तान की तारीख में सिर्फ वो वाहिद मौका है जब लाहौर की सड़कों पे टैंक आए और टैंकों के ज़रिए लोगों को हरासा करके, हवाई फायरिंग करके लोगों को गलियों में बंद किया गया। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, मैं उसको स्कूल में पढ़ता था लाहौर में। और ये चीज़ जो है उसके बाद आप देखिए कि फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस किस्से को फाइनली क्लोज किया, इस चैप्टर को। लेकिन जब भुट्टो के खिलाफ ही 1977 में वो तहरीक चली जो PNA ने और ये जो मजहबी जमातों ने चलाई थी, और रिगिंग का उन पर इल्ज़ाम था, लेकिन रिगिंग के ऊपर चूंकि वो तहरीक जोर नहीं पकड़ रही थी तो उन्होंने निज़ाम मुस्तफ़ा का नारा लगाया। वो तहरीक इतनी बढ़ गई कि मैं उसका लाहौर में ऑपरेशंस का इंचार्ज था। उस वक्त लाहौर हेडक्वार्टर, डिवीजन हेडक्वार्टर में मैं पोस्टेड था। हमारे लोगों ने फायर करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वहां पे वो कह रहे थे कि जब वो नबी का नाम लेके आके और अपने गिरबान चाक करते हैं और कहते हैं मारो गोली, हम निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए जान देने के लिए आए हैं, तो जवान कहता है जी मैं काफिर हूं। 5 ब्रिगेडियर रात रात को इस्तीफा दे गए। फिर आप देखें कि मुमताज कादरी का किस्सा हुआ, वो मुख्तलिफ नहीं है इसी से जो आसन के साथ हुआ, आसन इकबाल के साथ। वहां सलमान तासीर को मारा गया, एक कातिल था आदमी, उसने कानून को अपने हाथ में लिया, जुर्म किया, अदालत ने बिल्कुल ठीक उसको फांसी की सजा दी। लेकिन उसके जलूस में, उसके जनाजे में और फिर उसका जो चेलम मनाया, उस पर लाखों के हिसाब से लोग थे। और आज लोग इतने ज्यादा हैं जो उससे मुतासर हैं। PMLN के मेंबर्स भी थे उसमें, बिल्कुल, PMLN के मिनिस्टर भी थे वहां। आज उसका मजार बन गया है और वहां पे दुनिया जाती है। सफदर उसके मजार पे जाके हाजिरी दे चुके हैं। बिल्कुल देते हैं। और अभी आप देखेंगे, अगर आज आप आसन इकबाल के आदमी को जिसने फायर किया, अगर उसको कल मौत की सजा हो जाए किसी वजह से, तो वो इसी तरह ही लाखों का उसका जुलूस होगा। क्या ये हुकूमत इतनी बेअकल है कि ये तारीख और ये चीजें नहीं समझ सकती कि सेंसिटिव मसले हैं क्या? मजहबी जमातें या ये लब्बैक वाले अगर इलेक्शन हो तो 2 सीटें भी बेशक हासिल ना कर सकें, लेकिन खत्म नबूवत पे अगर वो नारा लगा देंगे तो कराची से लेकर खैबर तक आग लग जाएगी। कौन जिम्मेदार होगा इस चीज का? इनको ये पता नहीं लगता। अब खराबी है ये, और आप उसको बड़ा खुलकर बात कर रहे हैं। अब खराबी क्या है इसमें जो हुई, जिसकी वजह से आज ये मामला बना हुआ है? इन्होंने लिख के एग्रीमेंट किया था और एग्रीमेंट के ऊपर आसन इकबाल साहब के दस्तखत हैं उस एग्रीमेंट के ऊपर। ये उससे फिर गया। उसमें इन्होंने कहा हुआ था कि जी हम सारे केसेस जो हैं वापस ले लेंगे, उन लोगों के खिलाफ जो धरने में थे और धरने वालों के खिलाफ उन्होंने मुकदमे कायम किए थे वो वापस ले लिए, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में जाने थे। अदालत ने हुक्म दिया, वो सारा एग्रीमेंट जो है वो इन्होंने तहस बहस कर दिया। राजा जफरुल्लाह की रिपोर्ट को पब्लिक करना था और उसके मुताबिक जो लोग जिम्मेदार थे उनके खिलाफ एक्शन करना था, ये वो रिपोर्ट भी गोल कर गए। अब तहरीक लब्बैक के लोग जो हैं उनका सारे काम उनके नाजायज हैं, कत्ल गारत करना उनका काबिल मजम्मत है, लेकिन आप उस ज़हनी कैफियत का क्या करें
जो सबको पता होते हुए भी आपने उसको एक्सप्लॉइट किया, उसको बिला वजह आपने उसको छेड़छाड़ की, और जो आग लगाई थी अब उसको बुझाने का यहाँ एक दो सवाल आग लगाई थी। जी बोलिए। उन सवालात पे हम आते हैं, मगर आपने जी जो आग जी, लगाई बात थी आप उन्होंने, सही कह रहे हैं कि बहुत सेंसिटिव है, जो आपने कहा आग इन्होंने लगाई जी, थी बुझानी जी। भी इन्होंने थी, और वो उस एग्रीमेंट की शक्ल में बुझनी थी जहां इन्होंने उस पर पूरा अमल दरामद करना था। और फिर वो लाहौर में उन्होंने धरना दिया, जब इन्होंने दस्तखत नहीं किए, उसके अमल नहीं किया, तो लाहौर में धरना दिया। अब फिर उनसे इन्होंने वादा किया कि हम उस पर अमल करेंगे, फिर नहीं कर रहे। तो ये जो आग लगा बैठे हैं, इसको किसी लॉजिकल नतीजे तक ले जाना जरूरी है ताकि ये लोग ठंडे होकर बैठ जाएं, वरना ये इंटॉलरेंस सोसाइटी में इतनी है। डॉक्टर बाजवा जी जनरल साहब, लेट मी कम टू डॉक्टर बाजवा। डॉक्टर बाजवा, आप भी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को जानते हैं अच्छे तरीके से, जो मामलात वहां पर हैं, क्या आप समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब का स्टेटमेंट करेक्ट है कि फौज ने क्योंकि पैसे बांटे, इस वजह से एहसन इकबाल साहब पे हमला हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे वक्त दिया। ये मुझे आवाज़ रिपीट हो रही है जी, ज़रा मुश्किल है मेरे लिए। जी फरमाइए। जी आसिफ बाजवा साहब, बात कीजिए। लेकिन मुझे आवाज़ रिपीट आ रही है। आप अपनी बात ना सुने ना, आप बात कीजिए, हम सुन रहे हैं आपकी बात। चलें, ठीक है। हमें सही आ रही है आपकी आवाज़। अच्छा, गुजारिश ये है कि आज कल का जो वाक़या हुआ है उस पे हर टीवी चैनल पे बात की जा रही है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक उस शख्स को जिसने एहसन इकबाल साहब पर कातलाना हमला किया है, उससे इस बाबत इन्वेस्टिगेशन ना कर ली जाए कि उसको किसने भेजा, उसको क्यों भेजा गया, क्या वो अज खुद आया, ये सारे और वो क्यों उसने कातलाना हमला किया, जब तक वो शख्स अपनी ज़बान से किसी किस्म का एतराफ़ ना करे या इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटीज़ या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ उससे इन्वेस्टिगेशन करके अपनी राय ना दे लें, उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि मुझे और आपको गुरेज करना चाहिए कि हम किसी की इन्वेस्टिगेशन तो को। आप ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब को भी गुरेज करना चाहिए? क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने तो वजह बता दी कि क्यों हुआ हमला। मरियम नवाज साहब ने ट्वीट किया कि पिस्तौल चलाने वाले से ना पूछे, उसके पीछे जो है उससे पूछे। ये उनके बयान हैं, आपकी लीडर है, बिल्कुल, आप लीडर से एग्री नहीं करते? देखिए, मैं उनकी हर बात से एग्री करता हूँ, ये बात नहीं है। एक उन्होंने मेरी बात सुन लेना, मेरी बात तो सुन ले, लेट मी कंप्लीट। बात ये है कि अगर उन्होंने ये कहा है तो जब इन्वेस्टिगेशन आ जाएगी, जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर अपनी राय दे देंगे या वो शख्स जो है वो किसी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या किसी इलाका मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के सामने पेश होकर के अपनी बात को वहां पे बोल देगा या उसको या हमारे जो शकूक व शुबहात हैं उनको निगेट कर देगा, तो फिर पता चल सकता है कि ये बात क्या वाकई। आप सिंबॉलिकली देखें इस वाकये को। पहले एक बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हो चुका है इंटीरियर मिनिस्टर का पंजाब में, अनफॉर्चुनेट। अब एहसन इकबाल साहब एक बड़े सीनियर मिनिस्टर हैं, इंटीरियर मिनिस्टर हैं। खानदादा साहब जो थे, खानदादा साहब जो थे, मैं महफूज हूँ, आप महफूज हैं। खानदादा साहब जो थे वो दहशतगर्दी का शिकार हुए और इसमें कोई शक नहीं। एक चीज ऐड कर दूं ताकि बाजवा साहब उस पर बात कर सकें। जो भी गोली मारेगा दहशतगर्दी है, ये भी तो दहशतगर्दी है। जी, एक चीज ऐड कर दूं ताकि बाजवा साहब उस पर बात कर। देखें, जिस शख्स ने नवाज शरीफ साहब पे जूता फेंका था उसने भी यही कहा था कि मैंने खत्म नबूवत की वजह से मारा है। अब इस आदमी की जो डिप्टी कमिश्नर ने इनिशियल रिपोर्ट का जो चीफ सेक्रेटरी को भेजा है, उसने जो फर्स्ट इनिशियली जो उसने की है इन्वेस्टिगेशन, उसमें उसने लिखा हुआ है कि जी इसका ताल्लुक है लब्बैक या रसूलुल्लाह से, ये इसने इतराफ किया है और इसने कहा जी मैंने इस वजह से मारा है। बाजवा साहब दुरुस्त कहते हैं कि उसकी डिटेल्ड इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर सख्त एक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इनके लोग जूते मारे हैं या गोलियां मारे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को पूछना नहीं चाहिए। सख्त एक्शन वही है जो कादरी के खिलाफ हुआ था, आपने फांसी दे दी, अब इसको भी आप फांसी दे सकते हैं अगर इसकी सजा बनती है। लेकिन ये चीज रुकती नहीं उससे, क्योंकि कादरी की फांसी के बाद आप देखें कि क्या उसका नतीजा क्या निकला। और फिर मियां साहब की अपने बगल में उनका दामाद बैठा इस चीज को हवा देता है रोजाना उठ के। उसने कादरी के हक में ये जो पार्लियामेंट में असेंबली में नारे लगाए उसने
یہ میاں صاحب تو دونوں طرف سے اپنا کھیل کھیل رہے ہیں نا وکٹ کے دونوں طرف, تو وہ قادری صاحب کے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جناب صاحب نہیں ایسی بات نہیں ہے مجھے بات نہیں ہے میں جی جناب صاحب جی جی دیکھیں گزارش جی باجوہ صاحب یہ بات نہیں ہے کہ وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں. گزارش یہ ہے کہ میاں شہباز شریف صاحب نے جس دن یہ واقعہ پتہ چلا اور فوری طور پہ انہوں نے ایک جلسے میں تھے وہ, تو انہوں نے فوری طور پہ کہا کہ میں میاں نواز شریف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ جس شخص نے یہ کام کیا ہے اور جو ذمہ دار ہے اس کے متعلق انکوائری کی جائے, اگر کوئی وہ منسٹر ہے تو اس کو نکال باہر کیا جائے. یہ آپ کو یاد ہوگا, اور اسی لیے میاں شہباز شریف نے یہ کہا تھا, ہوا میاں شہباز شریف نے یہ کہا تھا, لیکن بعد میں ہوا اس پہ ایکٹنگ دیکھیے ایگریمنٹ جب ہو گیا نا سر دھرنے کی وجہ سے ہوا. جی صحیح نہیں, اس میں گزارش یہ ہے کہ انہوں نے پھر کمیٹی بنائی راجہ ظفر الحق صاحب کی سربراہی میں, اور اس کمیٹی نے اپنی ایک رپورٹ پیش کی, لیکن اس رپورٹ میں انہوں نے یہ ساری ڈیٹیل لکھی کہ اس میں کسی ایک شخص کا کردار نہیں ہے. وہاں پر تو 26 کے قریب جو آدمی تھے ان سب لوگوں کے علم میں یہ بات تھی. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی ذات پر ہمارا ہر چیز قربان, ہماری ہر چیز, ہم تو ان کے پاؤں کی خاک کے بھی برابر نہیں ہے, ہمارا سارا کچھ قربان. تو کیا کوئی پاکستان میں ایسا مسلمان ہے جو اس بات کو پسند کرتا ہے جو وہ چینج کی گئی؟ ہر شخص نے بشمول میاں شہباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب نے, انہوں نے اس کو کنڈیم کیا. کیا جنرل صاحب آپ کو یہ بات یاد نہیں ہے؟ آپ بڑا یہ مجھے یاد ہے, یہ مجھے میاں شہباز شریف صاحب کی بات مجھے یاد ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. میاں شہباز شریف نے یہ کہا تھا, لیکن اس کو رول بیک رول بیک نہیں کیا گیا, کہیں رول بیک نہیں. دھرنے والوں کو انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو وزیر کے استعفے کا جہاں تک تعلق ہے وہ یہاں نہیں, وہ آپ اسلام آباد جا کے کریں, اس لیے وہ اسلام آباد کی طرف روانہ ہوئے. ٹھیک ہے, مجھے ایک بریک لینے دیں and I'll come to you straight after break. Keep on fair. اس میں پیسے بانٹنے کا بڑا عمل داخل ہے. دیکھیں پہلے تو میں اس حملے کی مذمت کرتا ہوں, اور جہاں تک ذمہ داری کی بات ہے, یہ حکومتی ایک غیر ذمہ دارانہ رویہ ہے جو آج تک یہ معاملات ختم نہیں ہو رہے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, دیکھیں انہوں نے خود ہی کہا جی کہ ہم راجہ ظفر الحق کی رپورٹ کو پبلک کریں گے, وہ تمام کردار جو ہے وہ منطقی انجام تک پہنچیں گے, تو کچھ بھی نہیں ہوا. اس سے پہلے چند ماہ پہلے آپ نے دیکھا جو سابق وزیر خارجہ ہیں خواجہ آصف, ان پہ بھی سیاہی گرا دی جاتی ہے. وہ ڈائریکٹ مجھ پہ آ جاتے ہیں جی کہ شاید میں نے کوئی لوگ بھیجے ہیں, انہوں نے یہ عمل کیا. پھر جھوٹا نواز شریف صاحب کی بات کر رہے ہیں, اب یہ ان کو گولی لگا دی جاتی ہے. پہلے تو میں یہ سوال اٹھاتا ہوں آپ کے پروگرام میں کہ خود وزیر داخلہ کی سیکیورٹی جو اتنی کمزور ہے کہ ایک شخص گن لے کے ان کے وہاں تک چلا جاتا ہے اور وہ فائر کر دیتا ہے, تو عام آدمی کا اس ملک میں کیا حال ہو رہا ہوگا. تو اگر ہم اس ایشو کو واقعی ہی ختم کرنا چاہتے ہیں تو یہ اسٹیٹمنٹ سے ختم نہیں ہوگا. یہ میں سن رہا تھا باجوہ صاحب کہہ رہے تھے جی عاشق رسول ہیں, سب کچھ ہے جی, اس سے کوئی انکاری نہیں ہے. باجوہ صاحب ہم سب ماشاءاللہ نبی کے اوپر جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن اس کو آپ لوگ اس طرح ڈیل نہیں کر رہے جس طرح ضرورت تھی. ابھی ہوتا کیا ہے, یہ ایشو ہے, انویسٹیگیشن ہوگی, اس کو اندر ڈالا جائے گا. جیسے جس نے خواجہ صاحب پہ سیاہی پھینکی تھی وہ میرا خیال ہے 1 ماہ یا 2 ماہ اندر آئے, اسے انہوں نے ریلیز کر دیا. پتہ نہیں میاں صاحب والے شخص کا کیا بنا ہے. تو ان کو وہ تمام جو وجوہات ہیں ان کو بیٹھ کے سیریسلی دیکھ کے راجہ ظفر الحق کی رپورٹ کے اوپر ایکشن لے کے جو بھی لوگ ہیں انہیں پبلک کریں. ایک 70 سال سے سیٹلڈ ایشو تھا, اس کو انہوں نے جو ہے ایک بیرونی طاقتوں کو ہم تو سمجھتے ہیں خوش کرنے کے لیے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ سے فائدہ لینے کے لیے سٹنگ گورنمنٹ نے یہ سارا یہاں پہ, کیونکہ جنرل صاحب I'll come to you, لیکن باجوہ صاحب یہ پہ سوال تو ہے, آپ خود مان رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, ٹھیک ہے, لیکن کچھ نہ کچھ تو ہوا تھا جو یہ لوگ اٹھ کر آئے. وہ کیا خلائی مخلوق نے کوشش کی تھی ترمیم کرنے کی؟ آپ نے انویسٹیگیشن کرا کے ان لوگوں کو نکالنا تھا, شہباز شریف صاحب کے مشورے پہ عمل کرنا تھا, یا صرف لا منسٹر کا قصور تھا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ انہوں نے اچھی طرح ڈیل نہیں کیا, انہوں نے اس طرح نہیں کیا. میں شاید یہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا. نہیں کیا آپ نے ڈیل. نہیں, دیکھیے نا, میں عرض کرتا ہوں کیا لا منسٹر جو ہیں وہ وہی ہیں, آج کل بھی پاکستان کے لا منسٹر وہی ہیں.
जनरल साहब या आप या सर वो तो प्रेशर में आके आपने उनसे इस्तीफा लिया, ना आपकी इन्वेस्टिगेशन हुई, ना वो पब्लिक हुई, ना आपने वजह बताई कि ये हुआ क्या था। तो ये तो जबकि वादा किया आपने उन लोगों से कि उठ जाओ, हम ये सब करेंगे। ये रिपोर्ट जो है ये तो अखबारात में भी आ चुकी, उनकी रिपोर्ट बस तो सब लोगों को पता है, अब उसको पब्लिक हो चुकी है वो रिपोर्ट, कोई छुपी छुपाई नहीं है। अब तो आपके सामने आपने नहीं देखी वो रिपोर्ट सारी, राजा जफरुल हक साहब की रिपोर्ट जो है आपने पब्लिक हो चुकी है, सब लोगों को पता हुई है, पब्लिक तो नहीं हुई। चले लीक आप कह ले, मकसद ये है लीक को आप पब्लिक कैसे करें? तमाम लोगों को उसका पता है, वो हर चीज उससे पहले भी आम लोगों तक उसकी रसाई है, सोशल मीडिया पे भी है और पब्लिक भी हो चुकी है या लीक हो चुकी है। उसमें किसी शख्स को उन्होंने किसी एक शख्स को मुर्दे इल्जाम नहीं ठहराया। उन्होंने कहा कि उसमें 35 जो आदमी थे वो सारे के सारे उन सब को उनके इल्म में ये बात थी कि ये तरमीम या ये जो लफ्ज है उसकी तब्दीली की जा रही है, और उस एक लफ्ज की तब्दीली को बशमूल मेरे मियां नवाज शरीफ साहब, मियां शहबाज शरीफ साहब और PMLN के तमाम अकाबरीन ने, तमाम लीडरशिप ने, तमाम वर्कर्स ने इसको कंडेम किया, और इसी वजह से वो वापस भी हुई, और जो लॉ मिनिस्टर थे वो आज पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर नहीं हैं। राइट भाई साहब, मैं एक मिनट, भाई साहब आप अपनी लीडरशिप को नहीं ये जिम्मेदार ठहराते? जितना गैर जिम्मेदार बयान दिया मियां नवाज शरीफ साहब ने कि पैसे बांटने वाले जिम्मेदार हैं, देखिए आपकी लीडरशिप क्यों अवाम और इदारों का टकराव चाहती है? बिल्कुल कि फौज के खिलाफ अवाम देखिए ये अगर देखिए ना, बात ये है कि अगर पाकिस्तान के इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हैं, दिन की रोशनी में जाते हैं, सारे दुनिया को पता चलता है कि वो वहां पे जाते हैं, किसी बैकडोर से नहीं गए। लेकिन आपने देखा कि उसी दिन रात को टीवी चैनल्स पे बैठ के क्या क्या बातें हुई, और यहां तक कहा गया कि उन्होंने कहा कि ये जी हमारे पास एक फरियादी आया था। फिर इस बात को जनाब जो चीफ जस्टिस साहब हैं सर, इसका इस बात से क्या ताल्लुक है? प्लीज रिलेट करें। नहीं, मेरी ये बात, ये जो इन्होंने किया, डार साहब ने बात किया कि आप अपनी लीडरशिप को नहीं समझाते। मकसद ये है कि हम तो इदारों के साथ बेहतरीन तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन अगर हम कोई अच्छी बात भी करें तो ये कहते हैं कि ये गलत है। क्या चीफ जस्टिस साहब के पास जाना प्राइम मिनिस्टर का गलत था? और क्या अगर मेरी बात सुन ले, जिस तरह मेरी बात सुन ले, आपने कॉल नहीं किया था फौज क्या को? जिस तरह मेरी बात तो सुन, मुझे मौका दे, क्या जो क्वेश्चन मियां नवाज शरीफ साहब ने किया है क्या वो गलत है? क्या पाकिस्तान के एक शहरी को ये हक हासिल नहीं है कि वो गलत है? गलत नहीं है, हक हासिल है एक शहरी को वो ये पूछ सके कि जो लोग धरना देके बैठे थे उनके साथ किन किन लोगों ने तावन किया, क्यों किया, और अगर पैसे बांटे गए तो क्यों बांटे गए? क्या ये गलत बात है? ओके ठीक है, ये जनरल साहब को जवाब देने कहीं ये परीक्षण नहीं है इस बात की। हमारा हक है ये सवाल पूछना। मैं वादे कर दूं, अब बाजवा साहब भी जरा तसल्ली से सुने। पहली बात ये है कि धरना खत्म कराने की रिक्वेस्ट फौज को खुद प्राइम मिनिस्टर ने की थी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात की, और उन्होंने उनको यही समझाया कि ये अगर यहाँ पे ताकत का इस्तेमाल हुआ, पहले तो ताकत का इस्तेमाल मना किया हुआ था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा हुआ था कि वेपन्स नहीं जाएंगे। तो जनरल बाजवा ने कहा कि हमारे पास कोई डंडे तो नहीं है कि हम जाके लोगों पे चढ़ दौड़ें, वेपन्स पुलिस वाले भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन आपने कहा जी वो वेपन इस्तेमाल नहीं करेंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाबंदी लगाई हुई है। और जब आपने बगैर हथियारों के जाके उनको रोकने की कोशिश की तो उन्होंने मारा पुलिस को भी। अब पुलिस का एक सिपाही मेरे पास आया, उसकी आंख निकल गई है और डंडा उन्होंने आंख में मारा बलवाइयों ने, या क्या किया। यहाँ लोगों के साथ ये हाल हुआ। अच्छा, अब चीज़ ये है कि जहाँ तक राजा जफरुल हक की रिपोर्ट का ताल्लुक था, दो चीज़ें थी जो पता करनी थी। एक ये कि ये हुकूमत में से कौन जिम्मेदार है जिसने ये तरमीम इसमें लाई। फिर ये पता करना था कि जब तरमीम उन्होंने लाई तो उनके आखिर मकासद क्या थे, उनके ऑब्जेक्टिव क्या, उनको बाहर किसी को जबान दे के आए हुए थे कि हमने ये करना है, या कोई और ऐसा कोई उनका मकसद था कि मुल्क में एक अफरा तफरी पैदा की जाए। कोई तो मकसद होगा ना, वरना बैठे बैठे आपको क्यों ख्याल आया कि ये करें। आप बात करते हैं कि 35 लोग और भी थे, वो 35 लोगों ने नोट नहीं किया, उनको आप कोताही के जिम्मेदार समझ सकते हैं कि उनसे कोताही हुई, लेकिन जो तरमीम लेके आया असल तो मुजरम वो है। वो किस नीयत से लेके आया,
ठीक, पकड़ना तो और उसको है। वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ। लेकिन अच्छा, जो सवाल उस्मान, अब इसमें ठीक है, उस्मान जी। डार साहब जो सवाल उठा रहे हैं, जी जी बोले बोले क्या सवाल? जनरल साहब, अगर उस्मान डार साहब को भी इससे बात करने दें, जो सवाल बाजवा साहब ने उठाया है, डू यू थिंक कि वो कह रहे हैं मेरा हक है ये सवाल पूछना कि मैं ये पूछूं कि क्यों पैसे बांटे गए? देखिए, तो इन्हें पता होना चाहिए, हुकूमत में ये बैठे हुए हैं, कैप्टन सफदर से ही पूछ लें। ये आपके लीडरशिप के दामाद हैं, आपकी जमात के लोग वहां खाने पहुंचाते रहे हैं, पूरे सहूलतकार बने रहे हैं, पीएमएलएन के सिटिंग कुछ एमएनएज एमपीएज। आप अपनी जमात के अंदर तो ऑडिट करें, इन्वेस्टिगेशन करें। डार साहब, आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं, ये गलत बात है, बिल्कुल वो आप फौज गलत जो बात कर आपको रहे हर हैं, जगह बचाने आती है, नहीं, फिर ये आप हकीकत उसी है। को बिल्कुल ये गलत आप हैं। बात कर रहे हैं, बिल्कुल आप बाजवा साहब, इल्जाम तराशी ये कर रहे हैं, इस तरह ठीक नहीं ये इस तरह बाजवा साहब, ये हकीकत है, इसकी रिपोर्टें मौजूद हैं। बड़ा वक्त आने के ऊपर ये कन्फ्रंट किया जाएगा लोगों को, क्योंकि इल्जाम तराशी इस तरह नहीं छोड़ी जाएगी। बाजवा साहब, आपने कैप्टन सफदर वक्त आने की पे स्टेटमेंट नहीं देखी है? कैप्टन सफदर का को रोल, जानते हैं हम बाजवा देखिए, साहब? बात वक्त आने सुने, पे कैप्टन सफदर का क्या रोल सामने कोई लाया शख्स जाएगा। जो है, मेरी बात सुन ले मैडम, क्या कोई शख्स जो है जनरल साहब ले जो आए, अब वक्त तो आ गए। नामूसे रसालत पे कौन जो है जो उस पे अपनी जान देने को तैयार नहीं है? मैं बिल्कुल जो बातें हैं, कोई तो था जो तरमीम कर रहा था बाजवा नहीं, साहब। मैंने आपकी बात का जवाब, मैंने आपकी बात का जवाब दिया है जो आपने कैप्टन सफदर साहब के मुतल्लिक किया है। मैंने उसका जवाब दिया आपको कि हर शख्स जो है उसके तो अलावा आपकी भी वही हमारा sentiment ईमान ही से- मुकम्मल आपकी नहीं हो वही सकता sentiment से जो कैप्टन सफदर के अगर हैं। हम नामूसे रसालत तो फिर पे पैसे कट मरने को बांटने में तैयार इतराज नहीं है है। आपको, फिर अगर पैसे अगर बांटने में मेरी इतराज बात ना सुन करें। लेना, अगर हम नामूसे रसालत पे कट मरने को तैयार नहीं है तो खुदा न खास्ता फिर हम मुसलमान कहलाने के हकदार नहीं है। मेरा तो इस पे मेरा तो ये पुख्ता ईमान है, और जो पैसे बांट रहे हैं उस पे मेरा आपका तो सवाल पुख्ता है। ईमान है इस उन पे बात आप पे। कह रहे हैं ऑपरेशन करो, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं फरीहा- मारो इन लोगों को। फरीहा क्या यार, मारो, चाहते हैं किसने आप? कहा मारो? मारे इन लोगों को। किसने मेरा कहा बाजवा मारो? साहब से एक सवाल तो है। फिर यही मसला है ना, बिल्कुल आपने नहीं ये कहा इतराज़ किसी ने पैसे मारो, क्यों दिए? मारा वहां क्यों पर फौज ने? बिल्कुल मैं किसी बाजवा को साहब ये से- ऑर्डर नहीं दिया गया कि इनको बाजवा मारो साहब से या मैं- तशद्दुद करो। बाजवा सर, साहब आपने से तो ऑपरेशन फरीहा का कहा था, आपने तो कहा ही ये था। फरीहा, मैं एक चीज अर्ज करना जी। चाहता हूं बाजवा साहब के नॉलेज के जी, लिए। जनरल देखिए, साहब। कैप्टन सफदर आम आदमी नहीं है, वो वजीर आजम का दामाद है, और वजीर आजम ने किया यही हुआ है कि अपने पूरे खानदान को ला के मुसल्लत किया हुआ है। वो छोटी चीज नहीं है। अब मरियम नवाज के क्या क्रेडेंशियल्स हैं, क्या सवाए इसके कि वो वजीर आजम की बेटी है तभी आपको वहां खड़ी नजर आती है? क्या वो उसने वाकई को एज ए जेन्युइन वर्कर काम करके ऊपर गई है? यही हाल उसका सफदर का है, यही हमजा शहबाज का है। ये लोग हैं जो शहजादे पैदा हुए और वो आपके ऊपर मुसल्लत हैं, सो उनको आम आदमी नहीं जनरल कह साहब, सकते आप। जनरल साहब ये इस ये तरह बात नहीं सफदर है, साहब ये जो है- सारे लोग काम करते हैं। अगर आप हमजा साहब की काम- बात करते हैं, मैं बड़े अदब काम से हम आपसे भी करते गुजारिश हैं। करूंगा। हमारा- नहीं, मेरा बेटा हमजा भी साहब काम की करता बड़ी है। खिदमत- जनरल मेरा साहब, बेटा हमजा भी साहब काम की बड़ी करता है। खिदमत है पार्टी के लिए। मेरी बात सुनिए, मेरा जी बेटा सर। भी काम करता है, उसकी तालीम भी बाहर की है, इससे 2 गुना ज्यादा तालीम है। उसका क्या फ्यूचर है? लेकिन वो नवाज शरीफ के घर पैदा होता तो उसका फ्यूचर ही फ्यूचर था। नहीं, वो ये भी फर्क जनरल के समझे घर आप। पैदा होगा, उसका भी बड़ा फ्यूचर है, उसका कोई भी फ्यूचर कम नहीं, फ्यूचर वो नहीं बेचारा- होगा। नहीं, वो बेचारा धक्के खा रहा है। हाँ, लेकिन नहीं, वो नहीं, जनरल धक्के तो नहीं नहीं खा बन रहा, सकता जनरल ना, साहब, ये- उसको ये- सीधा वो- जनरल वो तो नहीं जनरल रखने तो की नहीं जरूरत बन है। जाएगा। हाँ, ये इस वो तरह जनरल बात तो नहीं नहीं है बन उसका। जाएगा। मैडम तो- देखे ना, वो जनरल हो सकता है, वो क्यों नहीं हो सकता? अगर वो उसमें कैसे हो क्वालिटीज होंगी सर, लेकिन एक प्रोसेस से होगा ना, अगर उस second प्रोसेस लेफ्टिनेंट- से तो ही ये बात हम हमजा कर रहे हैं। शहबाज का भी ये एक प्रोसेस सवाल है। हमजा शहबाज भी एक प्रोसेस से गुजरे हैं, मरियम नवाज भी एक प्रोसेस से गुजरे हैं। आपने देखा नहीं NA 120 के इलेक्शन चलिए में, सर। आपने NA 120 के इलेक्शन में देखा नहीं मरियम नवाज की जो उनकी कैंपेन थी? क्या उनकी कैंपेन में किसी सर, किस्म की कमी प्रोसेस थी? तो वो बाद में उन्होंने कैंपेन हुई, उससे पहली एक्टिव दफा है वो, उससे कैंपेन एक्टिव की है और इलेक्शन में। तमाम चलिए, मामला हमें को वो एक ब्रेक देखती लेने हैं। दें, एक वक्फा लेते हैं, उसके बाद वी विल बी राइट बैक। कीप वॉचिंग टुनाइट फेयर। हाल पिछले 30-35 सालों में शरीफ खानदान ने पंजाब का किया, बिलखसूस ब्यूरोक्रेसी तबाह करके रख दी है। इंस्टीट्यूशंस पंजाब के इन्होंने तबाह करके रख दिए। इस तरह का खरीदो फरोख्त का बाजार गर्म रहा है। और ये पता नहीं ख्वाजा साहब किस पंजाबियों को जगाने की लग रहा है मुझे, सरहद पार पंजाबियों को जगाने की बात कर रहे हैं। जानते हैं पंजाब क्या का किया मेकअप है, हम उसको एक इतने जैसे महाजरों की रिजेंटमेंट्स थी या उनकी कुछ जेन्युइन ख्वाहिशात भी थी, ये तमाम इससे हम इक्वेट कर सकते हैं। पंजाब तो सबसे ज्यादा सूबे को समझा जाता है कि वो पंजाब का जो वोटर है ना, वो हमेशा पावर सेंट्रिक रहा है। उन्होंने ये देखा है कि हाँ जी अब इनका दौर जा रहा है, अनकरीब इनको सजा होने वाली है। इंशाल्लाह आप देखिएगा ये केस इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं नैब के,
تو پنجاب کے ووٹر کو یہ اس لیے یہ سارا ڈرامہ رچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جو کہ ہمیشہ سے ایک پاور سینٹرک ووٹر جو رہا ہے کہیں ادھر ادھر نہ ہو جائے, اور جس طرح کی ایک ہوا چل رہی ہے آئے روز آپ دیکھ رہے ہیں ہی نہیں کہ یہ سٹنگ MNA-MPs چھوڑ کر پاکستان تحریک انصاف جوائن کر رہے ہیں, کچھ چند لوگ گروپ بنا رہے ہیں, ان تمام توڑ پھوڑ کو بچانے کے لیے ڈرامہ رچا رہے ہیں جمہوریت کے نام کے اوپر, یہ ایک لالی پاپ دینے کی کوشش کر رہیں پنجاب کی عوام کو. باجوہ صاحب یہ کس کو جگا رہے ہیں؟ ڈار صاحب ان کے نام بتا دیں جو MPs MNA جا رہے ہیں, اس طرح نہ کریں آپ از خود ہی لوگوں کے متعلق ایک پیشین کوئی کر دیتے ہیں. بھائی صاحب آپ کے ضلع سے میرے ضلع سے آپ کو پتہ ہی ہے کون آنے والا ہے, لیکن کوئی بھی نہیں, آپ کو غلط فہمی ہے, کوئی بھی نہیں آنے والا, کہہ رہے ہیں آپ کوئی بھی نہیں انشاءاللہ آنے والا. جگا کس کو رہے ہیں سر, کون سو رہا ہے؟ چلیں آپ دیکھیے صاحبہ بات کو یہ جواب دے تو دیں. یہ تو بتائیں کس کو جگا رہے ہیں آپ؟ بات یہ ہے, میری بات سن لیں, چونکہ یہ میں نے ابھی جو آپ نے ابھی آواز انہوں نے سنائی ہے نا, آپ نے, میں نے اس سے پہلے تو نہیں سنی, میرے علم میں نہیں ہے کہ یہ کہاں پہ خواجہ صاحب نے بات کی ہے. تو جو بات ان کو سن کے میں کہہ سکتا ہوں, انہوں نے بالکل یہ ٹھیک بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ پنجابیوں جو جمہوریت کی جنگ ہے وہ پنجاب میں ہونے والی ہے. دیکھیے جس طریقے سے کیوں باقی جگہ جمہوریت کے کوئی پاسدار بات سن لینا, باقی میں بتاتا ہوں, میں بتا رہا ہوں آپ کو, اور PMLN صرف پنجاب کی ہو گئی ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو, میں بتا رہا ہوں, میں بتاتا ہوں, کر لیا آپ نے پارٹی کو پنجاب کی پارٹی بنا دی. آپ مجھے سن لینا, آپ ذرا تھوڑا سا حوصلہ پیدا کر لینا, کرتا ہوں سب کو کرنی چاہیے اس کی مذمت. آپ حوصلہ پیدا کریں نا, سن لیں. دیکھیے بلوچستان سنتے لینا جی, میڈم ذرا سن لینا, اب اس طرح نہ کریں, موقع دیں. آپ نے کویسچن کیا ہے, مجھے جواب دینے دیں, حوصلہ پیدا کریں. دیکھیے صوبہ بلوچستان میں آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں, اور کئی جگہوں پہ پاکستان کا جھنڈا جو تھا اس کو بھی لہرانے کی اجازت نہیں تھی. کوئی 14 اگست یا 23, میری بات تو سن لینا جی, میری بات تو سن لینا جی, میری بات تو سن لیں. اب آپ کا کام ہے سوال اٹھانا, اگر آپ نے ہمت ہونی چاہیے جواب سننے کی. ایک شخص, میری بات سن لیں, ایک پاکستان پیپلز پارٹی کی, پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک بھی سیٹ وہاں پہ نہیں تھی صوبہ بلوچستان میں. تو انہوں نے وہاں پہ ایک نئی تبدیلی کر کے, اور وہاں پہ آج نئے سینٹ چیئرمین جو ہیں وہ کہتے ہیں یہ بلوچوں کو جگائیں, پھر آپ کہیں جاگ بلوچ, آپ پنجابیوں کو کس بات نہیں, میری بات تو سن لینا, میں ادھر ہی آنے لگا ہوں, آپ پھر بات کمپلیٹ ہی نہیں کرنے دیتے, کویسچن تو کرتے ہیں. تو کیا وہاں پہ ایک ایسی پارٹی جس کا ایک بھی MPA نہ ہو, وہ کہیں کہ چیئرمین سینٹ بھی مارا ہو گیا ہے اور ڈیپٹی چیئرمین بھی مارا ہو گیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ کیوں یہ بات کی جا سکتی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی ایسا کلچر پیدا کیا جائے؟ ایسے لوگ جو 5 سال تک پاکستان مسلم لیگ نواز کا حصہ رہے, آخری ماہ میں وہ کہتے ہیں ہم جنوبی پنجاب کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم صوبہ بہاولپور کی بات کرتے ہیں. آپ کا یہ کوشچن آپ یہ کیوں نہیں کرتے؟ صوبہ بہاولپور کی بات کریں, بھارت کی بات کریں, اگر بات سن لینا, دیکھیے اگر یہ جو کرتے ہیں تو صوبہ ہزارہ کی بات کی جا رہی ہے KP میں, وہاں کیوں نہیں بنانے دیتے؟ سندھ میں وہ کہتے ہیں کہ کراچی کو علیحدہ صوبہ بنانے دیا جائے, اس میں کیوں نہیں بنانے دیتے؟ پاکستان میں بننے چاہیے, ایڈمنسٹریٹولی بالکل بننے چاہیے صوبے پاکستان کے. تو پھر اگر پنجاب میں, اگر پنجاب کی بات کو, پنجاب کو جگانے کی بات کریں گے تو ہم ضرور یہ بات کریں گے, ہم پنجابی کو جگانے کی بات کریں گے. بڑی افسوس ہوا مجھے آپ کی بات سن کے, باجوہ صاحب بہت افسوس ہوا آپ کی بات سن کے. جی جنرل صاحب. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو پنجابی کا نعرہ لگا, جی جنرل صاحب, پنجابی کا نعرہ جو ابھی باجوہ صاحب نے کہا اس سے یہ ثابت ہو گیا یہ تھاٹ تھرو بات ہے PMLN میں, ایسے ہی نہیں کہنی خواجہ صاحب نے, یہ کوئی خاص پروسیس, یہ سوچ چل رہی ہے سب PMLN میں. یہ غلط سوچ ہے, میں سمجھتا ہوں اس کی مذمت ہونی چاہیے. خاص سندھ میں کوئی ایسی بات کرے یا KPK میں کرے یا پنجاب میں کرے, یہ کوئی لسانی یا ایتھنک قسم کی بات جو بھی کرنا ہے یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے, اس کی مذمت ہونی چاہیے, کنڈیم کرنا چاہیے. رہی بات یہ کہ بلوچستان میں ان کی کوئی سیٹ نہیں تھی, آپ KPK میں دیکھیں 20 ووٹ تو وہ عمران خان کے توڑ کے لے گئے. اب ان لوگوں کا کام تھا جو حکومت میں بیٹھے تھے کہ الیکٹورل ریفارمز کریں, اور ایسی ریفارم کریں کہ نہ پیسہ کام کر سکے نہ ہی کوئی دھاندلی چل سکے وہاں پہ. لیکن انہوں نے وہ نہیں کی کیونکہ ایگزسٹنگ سسٹم ان کو سوٹ کرتا ہے, خود انہوں نے وہ یہی کچھ کرنا ہوگا بعد میں, ورنہ یہ کیوں نہ کرتے اس میں اصلاحات.
सो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इन्होंने नहीं की, जिस तरह इन्होंने किसी भी चीज में कोई रिफॉर्म नहीं की, इलेक्टोरल रिफॉर्म भी नहीं हुई। और आप देखेंगे कि जो ये इलेक्शंस होंगे इसके बाद फिर सारी पॉलिटिकल पार्टीज यही वावेला मचाती होंगी कि फलां ये धांधली कर गया, फलां ये धांधली कर गया, जो पिछले इलेक्शन में हुआ था। और पिछले इलेक्शन में अब नून लीग के अलावा बाकी हर पार्टी ने कहा कि जी नून लीग ने धांधली की है, रिगिंग की है, आपको याद होगा। जना साहब, और अब भी इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। नहीं, एक सेकंड, अब अगर यही फिर सिर्फ वक्त खत्म हो रहा है, जल्दी अगर से इसका जवाब बड़ा जरूरी है मैडम, इसका जवाब बड़ा जरूरी है। जल्दी से wrap up अगर मेरी बात अगले सुन इलेक्शन ले, के बाद भी मेरी बात यही सुन शोर ले। मचा, अगर अगले इलेक्शन के बाद भी यही शोर मचा तो आपने क्या कमाया? बेहतर नहीं था कि आप इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करते? ओके जी, बाजू साहब जी, जनरल बात ये है, कुछ कहना जनरल चाहें? साहब, जी, ये बाजू बड़ी साहब। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। बात ये है, आपने कहा कि मार्क्सवादी मुस्लिम लीग नून के, देखिए केपी में अगर पीटीआई की हुकूमत बनी तो वहां धांधली नहीं हुई, और सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी तो वहां धांधली नहीं हुई। पंजाब में अगर पीएमएलएन की हुकूमत बने तो इनको धांधली नजर आती है। क्या ये इंसाफ की बात है? क्या ये जुल्म नहीं है? क्या ये आप गलत बात नहीं कर रहे? जनरल साहब, आपको ये बात देर नहीं देती। जेंटलमैन, ओके, बात को यहीं पे रोके। मुझे सिर्फ इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होनी चाहिए थी। इस इलेक्शन पे भी खदशा है, क्योंकि अभी भी नवाज शरीफ साहब कह चुके हैं कि मुझे डर है कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं खैर वो तो उनको नजर आ रहा है क्योंकि वो हारने जा रहे हैं इलेक्शन, इसलिए वो बात कर रहे हैं। लेकिन हमें मुल्क की सालमियत की बात करनी चाहिए, और ये जो पंजाबी कार्ड खेलने की कोशिश की गई है इसकी भी मैं मजम्मत करता हूँ। जो बात इमरान खान साहब ने की है, जो बात इमरान न्याजी साहब ने की है, जिसके 300 से ज्यादा एमपीज बैठे हैं पंजाब में, उसका जवाब कौन देगा? लोगों की उसका जवाब कौन देगा? बट सर, अल्ताफ हुसैन को क्यों बुरा भला कहते थे? अगर यही एथनिक पॉलिटिक्स पे आना है आखिर में अगर यही करना है, सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा खुशकिस्मत सूबा जिसको कहते हैं, उधर भी अगर यही सियासत करनी है तो फिर अल्ताफ हुसैन को क्यों गालियां देते हैं? अगर इमरान न्याजी साहब थोड़ा ये सा तो कहते हैं, सोच लें कि किधर आपने अपनी बाउंड्री रखनी है। सियासत करें तनकीद, लेकिन मुल्क की मामला पे तो ना आके सियासत करें ना सर। आई एम रियली, मैंने पहले भी कहा था कि मुझे अफसोस है इस बात पे, बट आई हैव टू रैप अप द शो। बार बार हम यही बात कहते थे, जब नेशनलिस्टिक अप्रोच जरूर रखिए, तरीके की तनकीद कीजिए। एक तो बिला वजह किसी को गैर मुल्की एजेंट मत कहें, और दूसरा अपने ही मुल्क के लोगों को डिवाइड मत करें। अपने घर वालों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।